हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र। देखो, अभी पिछले लेक्चर में हमने संधारित्र को पढ़ लिया था। संधारित्र क्या होता है? यदि दो चालक प्लेटें एक दूसरे के पास में रखी हो, उसमें हमने ये नहीं पढ़ा था कि वो समांतर ही होनी चाहिए। अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं, बिल्कुल समांतर हैं, तो उस संधारित्र को क्या कहेंगे? समांतर प्लेट संधारित्र। अब समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? पहली चीज। दूसरी चीज, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है और कितनी होती है, ये दो चीजें इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर इस प्रकार व्यवस्थित हों कि इन पर परिमाण में समान विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तो ऐसा संधारित्र, हाँ ये तो हमने लिख दिया। यदि किसी संधारित्र की, बस यहीं तक हो, तो ऐसे संधारित्र को हम क्या कहते हैं? यदि किसी संधारित्र की दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर इस प्रकार व्यवस्थित हो कि इन पर परिमाण में समान विपरीत प्रकृति का आवेश हो, तो इसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा ये। प्लेटों का आकार कोई भी द्विविमीय आकार, जैसे कि वृत्ताकार, वर्गाकार या आयताकार हो सकता है। कोई भी द्विविमीय आकार की प्लेटें हो सकती है। हो सकता है वो वृत्ताकार हो सकता है वर्गाकार हो सकता है आयताकार हो। कैसी भी प्लेट, जनरली आयताकार प्लेटें काम में ली जाती हैं। वर्गाकार वृत्ताकार भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसी को भी कहेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं कि एक्चुअल में ये होता कैसा है। देखो, जिसमें एक प्लेट ये रही, ये इसकी फर्स्ट प्लेट है, और इस प्लेट के पास में एक दूसरी प्लेट और लगा देते हैं हम यहाँ पर। देखो, एक प्लेट हमने इसके जस्ट पास में, ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ आगे प्रूव करेंगे ज़्यादा दूर क्यों नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देखो, दूसरी प्लेट हमने यहाँ पर ये लगा दी, दो प्लेटें लगा दी। अब दोनों पे परिमाण में समान आवेश, मतलब इस पे आवेश अगर Q है तो इस पे भी आवेश कितना होना चाहिए? Q। लेकिन प्रकृति में विपरीत, मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज तो इस पे नेगेटिव चार्ज। और यहां से इसको वायर से कनेक्ट कर देंगे बैटरी से जोड़ने के लिए। अभी बैटरी से क्यों जोड़ेंगे, क्या होगा, वो आगे की चीजें हैं, बट अभी ये समझ लो, इसको बैटरी जोड़ देंगे। इस पूरी प्लेट पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है। इसका क्षेत्रफल A है तो इसका क्षेत्रफल भी A होना चाहिए, मतलब दोनों प्लेटों का आपस में क्षेत्रफल भी समान होगा। ध्यान रखना, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान होगा, तो इस पे अगर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है तो इस पे आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, ये भी दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सिग्मा बराबर होता है Q/A। देखो, यहां पर दोनों में Q समान है, एरिया समान है, तो दोनों के लिए सिग्मा भी समान होगा। अंतर इतना सा है, प्लस वाली के लिए प्लस सिग्मा और माइनस वाली के लिए माइनस सिग्मा। ये इसका चार्ज डेंसिटी आ गई इसकी, ठीक है, आवेश घनत्व।
अब सुनो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा। जो सामान्य चालक होता है उसमें और इसमें अंतर एक ये भी था कि उसमें जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, वो चारों सभी दिशाओं में वितरित होता है। ऐसे भाई इसको हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, और जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों दिशाओं में जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नुकसान होता है, ठीक। लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि एक प्लेट यहां पर है, एक प्लेट यहां पर है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है। यहां से यहां तक जाएगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर तुमसे पूछा जाए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र होगा। तो यहां पे जो विद्युत ऊर्जा है इसको संचित कर लिया गया है, एकत्रित कर लिया गया है, जबकि यहां पे ये वितरित है। तो सबसे पहला फायदा ये हुआ कि विद्युत ऊर्जा एक जगह कलेक्ट हो चुकी है ऐसी शेप बनाने से, ठीक है। अब इसमें एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं उपांत प्रभाव। उपांत प्रभाव, हालांकि इसको ज्यादा पूछता नहीं है, ज्यादा मतलब भी नहीं है, बट थोड़ा सा है तो लिख देते हैं कि देखो ये कहना ये चाह रहा है कि बहुत ही छोटी प्लेटें होती हैं, तो कुछ फील्ड लाइन इन प्लेटों के किनारों से बाहर की ओर भी निकल सकती हैं ऐसे, और कुछ लाइन बाहर निकल जाएंगी, तो बाहर निकलने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का नुकसान होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बॉन्डेड होना चाहिए, अंदर ही अंदर होना चाहिए। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव। तो उपांत प्रभाव में हम ये लिखेंगे प्लेटों के किनारों से, प्लेटों के किनारों से कुछ बल रेखाएं, कुछ विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हैं, विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। इस कारण विद्युत ऊर्जा की हानि होती है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, उपांत प्रभाव। यहां से कुछ बल रेखाएं बाहर निकल जाती हैं, प्रभाव उपांत प्रभाव कहलाता है। उपांत प्रभाव को कम करने के लिए, इस प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए हमको, देखो डायग्राम के हिसाब से सोचो। इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को अगर कम करना है तो कम करने के लिए प्लेटों को दूर दूर ले जाएं या पास पास लाएं, तो इसका जवाब है पास पास लाओ। अगर हम दूर ले जाएंगे, जैसे देखो दो प्लेटें यहां पे रखी हैं, इनके किनारों से बहुत कम बल रेखाएं बाहर निकलने की संभावना है, क्योंकि इनके बीच का गैप ही कम है। अगर मैं इन प्लेटों को ऐसे रख दूं तो देखो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट। अब की बार यहां से बल रेखाएं ज्यादातर तो सीधी होंगी, लेकिन कुछ बल रेखाएं यहां से ज्यादा बल रेखा निकलने की संभावना रहेगी साइड से, क्योंकि गैप ज्यादा है। यहां पे गैप कम है तो कम बल रेखाएं बाहर निकलेंगी। कुछ बल रेखा यहां से ऐसे जाएंगी और यहां पे टकरा जाएंगी। अगर गैप ज्यादा होता तो वो ऐसे हटते हटते दूर हट जाती और ऐसे पार निकल जाती, ठीक है। तो बीच का गैप रखना होगा कम, और जितना, एक तो ऐसे है समांतर प्लेटें और एक समांतर प्लेटें ऐसे हैं, तो जितनी ज्यादा बड़ी समांतर प्लेट होगी उतनी बल रेखा कम निकलेंगी, और जितनी छोटी, इसमें से बल रेखा ज्यादा निकल जाएंगी, लेकिन इसमें से बल रेखा निकलने की संभावना थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम। तो उपांत प्रभाव अच्छा प्रभाव है, बुरा बुरा प्रभाव है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस होता है, विद्युत ऊर्जा की क्या होती है, हानि। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल अधिकतम या अधिक, प्लेटों का क्षेत्रफल एरिया कैसा रखना है, अधिक, और प्लेटों के बीच का जो गैप है ना, जिसको डी से नोट करते हैं, बाद में कर देंगे, डी को रखना पड़ेगा कम, रखा जाता है। तो इस चीज को लैंग्वेज बना के लिख लें। उपांत प्रभाव को कम करने के लिए प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक एवं प्लेटों के बीच की दूरी को न्यूनतम रखा जाता है या कम रखा जाता है। इस तरीके से ये समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब एक्चुअल में इसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है, धारिता कितनी होती है, ये हमको निकालना है। तो देखो
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम निकालते हैं, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसी में ये पॉइंट है, ठीक। इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसकी धारिता निकालने के लिए हमको कुछ चीजें माननी पड़ेंगी। क्या मान लेते हैं, देखो माना दोनों प्लेटों पर प्लस माइनस क्यू आवेश है, मतलब एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू। दूसरा, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है तथा दोनों पे आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा है, और दोनों के बीच का जो अंतराल है ना वो स्मॉल डी है। दोनों के बीच का अंतराल कितना है, स्मॉल डी, तथा दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है एवं दोनों प्लेटों का विभवांतर कितना है, बी। अब हम इस संधारित्र की धारिता निकाल लेते हैं। देखो समांतर प्लेट संधारित्र यहां पे आया, यहां पे तरीका बताता हूं, तरीका मान लो या ट्रिक मान लो, कुछ भी मान लो, सभी संधारित्रों में यह लगेगा और एक तरीके से लगेगा। सबसे पहले हमको प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले प्लेटों के बीच में क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र। इसके बाद में दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर निकलेगा और विभवांतर से लास्ट में निकलेगा धारिता, कैपेसिटेंस। कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन मैंने पढ़ाया है, या तो वो रिलेशन ले लो या दूसरा रिलेशन और बता देता हूं। ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है के क्यू अपॉन में बीच की दूरी डी है तो डी स्क्वायर, और बी बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन में डी। तो मैं ई बराबर क्या लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं के क्यू बाई डी इंटू 1 अपॉन डी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसकी जगह पे v लिख दो तो ई बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन में डी। ई बराबर क्या आ जाएगा, v अपॉन में डी। अगर दोनों प्लेटों के बीच का गैप कितना है, d, मतलब v बराबर e इंटू डी। इस मेथड से हम विभवांतर निकाल सकते हैं अगर हमको विद्युत क्षेत्र पता है और प्लेटों की चौड़ाई पता है या प्लेटों के बीच का गैप हमको पता है तो E से निकलेगा V और V से निकलेगा C। अब V से C कैसे निकलेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। अगर V निकल गया है तो इसके आवेश पता ही हमको, इस पे Q है, V का भाग लगा दो तो C बराबर Q अपॉन V। इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। तो तरीका याद रखें, EVC, पहले E निकलेगा फिर V निकलेगा और फिर C। EVC रट लो भैया इस बात को। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच में, इन प्लेटों को मैं अलग से फिर बना रहा हूं, डायग्राम इसका दोबारा बना रहा हूं ऐसे करके। अब की बार थोड़ा सा 3D में दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, सीधा सीधा डायग्राम बना रहा हूं। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और दूसरी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। इन दोनों प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, 0, ऐसा हमने पढ़ा है। देखो इसकी वजह से यहां विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, बाहर की ओर इधर आएगा, इसकी वजह से अंदर की ओर आएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अच्छा एक चीज और, ये असीमित प्लेट है क्या, अनंत लंबाई की। देखो ये अनंत लंबाई या अनंत क्षेत्रफल की प्लेटें नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, पर अगर इनको पास लाते जाएं और इनके बीच का गैप बहुत ही कम कर दें तो ऐसी स्थिति में बीच वाले किसी भी बिंदु के लिए प्लेटें अनंत प्लेट जैसा व्यवहार करेंगे। भाई एक बोर्ड ये है, एक बोर्ड इसके सामने और रख दें, अगर इन दोनों बोर्डों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर थोड़ी सी रखें, इतनी सी डिस्टेंस रखें, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से प्लेटों की जो चौड़ाई है वो कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगर गैप ज्यादा दोगे तो फिर नहीं होगी, ठीक है। तो गैप कैसा रखना है, कम। इनके बीच का गैप है d, इस पर आवेश प्लस क्यू, इस पर आवेश माइनस क्यू, इस पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, इस पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा। इसका क्षेत्रफल a और इसका क्षेत्रफल भी a। बीच में एक बिंदु ले लिया मैंने, इस बिंदु पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है प्लेट P1, ये है प्लेट P2, लिख देता हूं चलो, ये प्लेट P1, ये प्लेट P2। P1 की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा, P1 की वजह से विद्युत क्षेत्र E1 इधर होगा, पॉजिटिव से बाहर की ओर होता है, और P2 प्लेट की वजह से अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर होगा तो इधर होगा, E2 इधर होगा, P2 की वजह से विद्युत क्षेत्र E2। तो ये भी लिख देते हैं, माना P1 के कारण प्लेटों के मध्य, माना P1 के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E1 तथा P2 के कारण E2 है। दिशा हमने ले ली, अतः
अतः प्लेटों के मध्य नेट विद्युत क्षेत्र, अतः प्लेटों के मध्य नेट विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, E बराबर सेम डायरेक्शन में जुड़ जाते हैं E1 प्लस E2। ठीक है, अब E1 E2 का मान हम पिछले चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 2 में हम ये चीजें गाउस लॉ में निकाल चुके हैं। E1 E2 का मान कितना होता है, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एलसी कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1/2 प्लस 1/2। डायरेक्ट भी कर सकते थे, आधा और आधा 1 होता है, तो यहां पे E बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इतना विद्युत क्षेत्र होगा इन दोनों प्लेटों के बीच में। कब, जब दोनों के बीच में क्या हो, जब दोनों के बीच में कोई माध्यम ना हो, अर्थात निर्वात हो या फिर क्या हो, वायु, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निर्वात का हो या फिर वायु। ठीक, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, मैंने ट्रिक बताई थी या तरीका बताया था, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, विद्युत क्षेत्र निकालने के बाद विभव का मान, विभवांतर निकालो, विभवांतर के बाद में क्या निकलेगी, धारिता। तो देखो प्लेटों के मध्य विभवांतर, अब प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, विभवांतर निकालो। तरीका मैंने बता दिया है, वीडियो को रिवर्स करके देख लो कैसे निकाला है। V बराबर होता है E इंटू डी, V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। यहां से मान लिख दो V बराबर E इंटू डी का, V बराबर E का मान कितना, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, बीच का गैप D है D, तो V बराबर आ गया सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों प्लेटों के बीच का क्या आ गया, विभवांतर। अब लास्ट स्टेप धारिता निकालनी है, तो EBC E निकाल लिया, फिर V निकाल लिया, अब लास्ट में धारिता। संधारित्र की धारिता, संधारित्र कौन सा है, ये समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र की धारिता। और एक बात याद रखें, आगे से मैं जब भी ये कहूं संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र का मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर होता है Q अपॉन में V। C बराबर कितना होता है, Q अपॉन में V। यहां V का मान लिख दो सीधा ही, V का मान कितना है, ऊपर तो Q अपॉन में V का मान सिग्मा D अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सही है, तो C बराबर देखो, C बराबर एप्सिलॉन नॉट ऊपर, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में सिग्मा D। अच्छा, सिग्मा का मान कितना होता है वो भी हम लिख देते हैं, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A, जैसा कि स्टार्टिंग बताया था मैंने। अगर मैं यहां पे Q अपॉन A लिख दूं तो C बराबर क्या आ जाएगा, Q एप्सिलॉन नॉट अपॉन में इसकी जगह Q D अपॉन A, तो Q से तो Q कट गया और A पहुंच गया ऊपर, तो इसका आंसर ये आएगा। देखो मैं यहां पे इसका आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। यह है, इसके नीचे लिख देना, यह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमको कितनी प्राप्त हो गई, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, जैसा कि हमने फॉर्मूले से किया। अब सुनो, धारिता की निर्भरता और पढ़ लेते हैं, धारिता किस किस पर निर्भर कर रही है, धारिता की निर्भरता किस किस पर डिपेंड कर रही है। देखो भैया, यहां इस फॉर्मूले के साथ एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, C इज प्रोपोर्शनल टू A अपॉन में D। सही है, इसको दो पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर दूं तो पहला इसका पार्ट क्या आएगा कि C इज प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा पार्ट C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। इसका मतलब इस पॉइंट में हम क्या लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। इसका मतलब जितनी बड़ी प्लेट उतनी ही ज्यादा धारिता। और दूसरा, दोनों D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच का गैप इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो जैसे जैसे गैप बढ़ेगा तो D बढ़ेगा और D बढ़ेगा तो C घटेगा। इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के मध्य अंतराल के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती। हमको 2 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। पहला पॉइंट, तो सबसे पहले धारिता की निर्भरता हेडिंग डालेंगे, उसके बाद में ये लिखेंगे। इतना लिखने के बाद फिर पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता
प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, अर्थात अधिक बड़ी प्लेटों के संधारित्र की धारिता अधिक होगी, ये लिख देना। दूसरा पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के मध्य अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अधिक धारिता के संधारित्र के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कम से कम रखनी चाहिए। इसका मतलब ये निकला। अब ये तो हो गई इसकी निर्भरता। अब हम आते हैं आगे, और आगे इसके कुछ न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक सिंपल से न्यूमेरिकल सबसे पहले पढ़ेंगे, और फिर एक आध अच्छा न्यूमेरिकल भी इसमें करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 1, वो कह रहा है कि एक 20 माइक्रोफैराड धारिता का कोई संधारित्र है जिसको 10 किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित करने तो प्लेटों पर आवेश की गणना करो। तो क्वेश्चन लिख लो भैया, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं लिख लेना। एक 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 10 केवी किलोवोल्ट विभवांतर से आवेशित करने पर प्लेटों के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। मतलब यह है कि संधारित्र की धारिता तो है 10 माइक्रोफैराड जैसा कि दिया गया सवाल में, और इस पे वोल्टेज यानी कि विभवांतर कितना लगाया जा रहा है, 10 किलो वोल्ट। कितना विभवांतर लगाया जा रहा है, 10 किलो वोल्ट। 20 माइक्रोफैराड था ये, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्लेटों पर कितना आवेश आएगा बताइए। तो सवाल को अपने हिसाब से भी तो मॉडिफाई करके लिख सकते हो कि 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित करने पर, 10 किलो वोल्ट विभवांतर से आवेशित करने पर उसकी प्लेटों पर आवेश की गणना करो। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कुछ नहीं करना, देखो एकदम सिंपल आसान तरीका है। यहां पर सबसे पहले C की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 20 इंटू माइक्रो में है ना, माइक्रोफैराड, फैराड में बदलो इसको, 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 फैराड। इसके बाद में विभवांतर V बराबर कितना है, 10 किलो का मतलब 10 की घात 3। अब वोल्ट इस प्रकार वोल्ट में बदल गया। चार्ज हमसे निकलवाया कि कितना आवेश इसकी दोनों प्लेटों पर आएगा। तो Q बराबर क्या होता है, CV। कहां से आया फॉर्मूला, C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V। तो Q बराबर CV। Q बराबर C कितना है, 20 इंटू 10 की घात माइनस 6 इंटू V कितना है, 10 की घात 4। अरे 10 इंटू 10 की घात 3, 10 की घात 4 हो गया, 10 की घात 4 गुणा करेंगे तो Q बराबर कितना आ गया, 20 इंटू 10 की घात माइनस 2, 6 में से 4 गया तो यहां पे Q बराबर आ गया 0.2 कूलम। बोलो कितना आवेश आएगा, 0.2 कूलम आवेश आएगा। केवल कब, किसी संधारित्र पर इतना आवेश कब आएगा, जब उसे, उसकी धारिता तो 20 माइक्रोफैराड हो और उसे 10 किलो वोल्ट विभवांतर से क्या किया गया हो, आवेशित। अब अगला क्वेश्चन सुनो, अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना करके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव होगा, कितना प्रभाव होगा या क्या प्रभाव होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो हम मान लेते हैं, इसका सॉल्यूशन समझ लो, हम मान लेते हैं, माना, ये सवाल जरूर लिख लेना भैया, कि यदि किसी संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना करके प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माना कोई संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल तो है A और इनके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, D। मतलब ऐसा कोई संधारित्र है, देखो भैया, ऐसा संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल है A और बीच की दूरी कितनी है, D, और इसकी धारिता मैं मान लेता हूं C, और इसकी धारिता मैंने कितनी मान ली, C। तो C बराबर क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। बीच में कौन सा माध्यम भरा है, क्या भरा है उसने कुछ नहीं बताया, तो निर्वात मान लेंगे, वायु मान लेंगे, और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये इसकी इनिशियल कैपेसिटेंस आ गई, प्रारंभिक अवस्था में धारिता।
अब परिवर्तन के बाद वो क्या कह रहा है, परिवर्तन के बाद क्या परिवर्तन किया है, परिवर्तन के बाद इसकी प्लेटों का क्षेत्रफल ए डैश बराबर कर दिया है a/2 आधा कर दिया, और बीच की जो आधा किया 2 गुना, प्लेटों का क्षेत्रफल 2 गुना किया, 2 गुना किया है तो 2a आ जाएगा 2a, और बीच का जो गैप है d डैश बराबर आ जाएगा आधा, कितना किया है, प्लेटों के बीच की दूरी आधी, आधी कर दें मतलब d/2, पहले d थी तो अब d/2, तो इसकी धारिता माना कि c डैश हो जाती है, धारिता कितनी हो जाती है c डैश, तो c डैश का मान निकालेंगे। अब की बार संधारित्र ऐसे है, क्षेत्रफल तो है a/2, धारिता है c डैश और बीच का गैप है d/2, सॉरी ये a/2 नहीं है यार 2a है, ठीक। तो c डैश कैसे निकालोगे, c डैश बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c डैश बराबर c बराबर होता है a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, तो c डैश बराबर a डैश एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d डैश, a डैश और d डैश का मान लिखो, a डैश कितना है 2a एप्सिलॉन नॉट, a डैश की जगह 2a आ गया, d डैश की जगह d/2, 2 ऊपर पहुंच के 4 हो गया, तो c डैश बराबर 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, ये आ गया। अब इसको मैं डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 2, भाग लगा दो 1 में 2 का, तो c डैश अपॉन में c बराबर कितना 4a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, और नीचे क्या आ जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, d से d कट गया, a एप्सिलॉन नॉट से a एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया हमारे पास c डैश अपॉन में c बराबर 4, यानी कि c डैश बराबर 4c मतलब पहले c थी, अब कितनी आई c डैश, तो c में जब 4 का गुणा किया तो c डैश आया, इसका मतलब 4 गुना बढ़ गई, पहले उसकी धारिता अगर c थी तो अब की बार कितनी आई है 4c, मतलब धारिता कितने गुना बढ़ गई 4 गुना, तो ये लिख देना अतः संधारित्र की धारिता में 4 गुना वृद्धि हो जाएगी। ये 2 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद में हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र खत्म। देखो पहला तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 चालक प्लेटें 1 mm दूरी पर रखी हैं, इनसे बने संधारित्र की धारिता ज्ञात करो। मतलब ये है कि अब की बार जो प्लेटें हैं ना वो कैसी हैं, वृत्ताकार, और वृत्ताकार की हमको दे रखी है त्रिज्या, वृत्ताकार प्लेटें हैं, एक प्लेट ऐसे है और दूसरी प्लेट ऐसे है, ऐसा संधारित्र बनाया गया है, ठीक है, इस तरीके का संधारित्र है। इसकी त्रिज्या हमको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और बीच का गैप भी दिया हुआ है कितना 1 mm। तो हमको एक तो दिया है बीच का गैप, तो जो दिया है वो लिखो, बीच का गैप d बराबर 1 mm, और 1 mm को मीटर में बदलो, 1 mm को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 मीटर, ठीक है, पहले सेंटीमीटर में 10 की घात -2, फिर सेंटीमीटर को mm में mm को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे और सेंटीमीटर को फिर मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -3 मीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालेंगे, प्लेटों का क्षेत्रफल, वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई। अच्छा त्रिज्या कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो 5 को पहले मीटर में बदलो, 5 × 10 की घात -2 का होल स्क्वायर, इसका गुणा कर लेना, और प्लेट इसका जो धारिता होगी वो कितनी होगी, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d, a का मान यहां से निकाल लिया, एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं वो रख देंगे, और d का मान सवाल में दे रखा है, और इसका आंसर तुमको मैं बता रहा हूं, इसका आंसर आएगा 69.5 पिकोफैरड। इसका मतलब ये है 69.5 × 10⁻12 फैरड, ऐसे भी तुम इसको निकाल सकते हो, ठीक है, ये आंसर आएगा, निकाल के देख लेना। कुछ नहीं करना तुमको, कैलकुलेशन ही तो करनी है, बाकी चीजें तो मैंने बताई दी। अब आते हैं एक अच्छे सवाल पे। सवाल यह है कि कोई सी धारिता का संधारित्र है, इसको यदि बी विभवांतर से आवेशित करें तो इसकी प्लेटों पर इतना आवेश आता है, ये 3 चीजें हमको दे रखी हैं। अब यदि आवेश संचित होता है, यदि इसको 120 वोल्ट कम विभवांतर से आवेशित करते तो इस पर आवेश आता 120 माइक्रो कूलम। ये 2 स्थितियां दे रखी हैं। अब पूछा क्या है कि प्रारंभ में विभवांतर कितना था, दूसरा धारिता कितनी है, तीसरा यदि इसको 120 वोल्ट ज्यादा विभवांतर से आवेशित करें तो फिर इस पर कितना आवेश आएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से। तो केस फर्स्ट इसमें यह है, केस फर्स्ट ऐसा है
कि धारिता कितनी है C, विभवांतर कितना है B, और इसकी प्लेटों पर आवेश आ रहा है Q बराबर, प्लस माइनस का क्या मतलब है, एक पे प्लस एक पे माइनस, 360 इंटू 10 की घात माइनस 6 कूलाम, माइक्रो कूलाम का मतलब। तो यहां से Q बराबर क्या होता है CV, तो CV बराबर कितना आ गया 360 इंटू 10 की घात माइनस 6। इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब केस सेकंड के अकॉर्डिंग, केस सेकंड क्या है, धारिता हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो धारिता अभी भी कितनी रहेगी C। भाई कम वोल्टेज हो, ज्यादा विभवांतर हो, कम विभवांतर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, धारिता कैसी रहती है, ऑलवेज कांस्टेंट, धारिता C। विभवांतर V माइनस 120, किसको समझ आया, अरे 120 वोल्ट कम कर दिया है, पहले V था, अब उसमें से कितना कम कर दिया 120, और बाद में कितना लेंगे V प्लस 120, ठीक है। अब कितना आवेश आएगा, Q बराबर आ रहा है प्लस माइनस या जो भी है 120 माइक्रो कूलाम, या 120 इंटू 10 घात माइनस 6 कूलाम। देखो इस कंडीशन के हिसाब से C और V का मान V माइनस 120 बराबर में Q बराबर C भी होता है, तो यहां पे Q कितना 120 इंटू 10 की घात माइनस 6, ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। अब हम क्या क्या इससे निकाल सकते हैं, पहले V की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। भाई ये जो पहला पूछ रहा है ना V का मान, तो देखो फर्स्ट वाला दो इक्वेशन निकालने के बाद पहले V का मान निकालते हैं, तो V का मान, V की वैल्यू निकालो। ये दो समीकरण तुम्हारे पास है, अगर मैं इस समीकरण में इसका या इसमें इसका कोई से मैं कोई से का भाग लगा दूं तो C से C कट जाएगा, C से C कट जाएगा तो ये बचेगा, इसको कैलकुलेट करके V निकल जाएगा, और V निकल जाएगा तो समीकरण 1 में V का मान रख देंगे, C निकल जाएगा। देखो V निकालते हैं सबसे पहले, तो V का मान यहां पर क्या है CV, और नीचे क्या आएगा इसके C इंटू V माइनस 120 बराबर, यहां कितना 360 इंटू 10 की घात माइनस 12, नहीं सॉरी माइनस 6, माइनस 6 अपॉन में 120 इंटू 10 की घात माइनस 6, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 12 3 36, 3 बार कट गए, C से C खत्म, V अपॉन में V माइनस 120 बराबर में 12 3 36, ये कटी गया, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहां से इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा V बराबर 3V माइनस 12 3 36, 360। अब देखो V को उधर ले जाओ, 360 को उधर ट्रांसफर कर लो, इतना तुमको आना चाहिए, 2V बराबर आ जाएगा 360, और V बराबर कितना आ जाएगा 180 वोल्ट। तो प्रारंभ में कितने विभवांतर से आवेशित किया गया था 180 वोल्ट। अगर तुमसे पूछ ले कि पहले तो इतने विभवांतर से त्वरित किया है 180 से, यहां पे कितने से किया है 180 माइनस 120 बराबर 60 वोल्ट। अब धारिता निकाल लो इसकी, तो धारिता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से दूसरा निकालो। देखो C का मान निकालते हैं, C का मान देखो, C की वैल्यू निकालो, C की वैल्यू कितनी है, C इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या करें, हाँ समीकरण 1 का मान रखो। समीकरण 1 क्या है, CV बराबर 360 इंटू 10 की घात माइनस 6, यही तो इक्वेशन है समीकरण नंबर 1, CV बराबर 360 इंटू 10 घात माइनस 6। इसमें V की वैल्यू रखो, V कितना है 180 वोल्ट, तो C बराबर 360 इंटू 10 घात माइनस 6, V नीचे आएगा और V का मान लिखो कितना 180, 360 180 दो बार कट गया, तो C बराबर कितना 2 इंटू 10 की घात माइनस 6, जिसको मैं लिख सकता हूं 2 माइक्रो फैराड, ये C निकल गया। अब तीसरा और इसका इंपॉर्टेंट सवाल, जिसमें इनका कोई यूज नहीं है लेकिन इन दोनों का यूज होगा, इन दोनों का यूज होगा। चलो तीसरा और इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब इसमें तीसरा निकालना है हमको कि जब कितना आवेश आएगा जब इसे V प्लस 120 वोल्ट से त्वरित किया जाए। तो तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में विभवांतर V बराबर कितना है, या V डैश मान लेते हैं, V डैश बराबर कितना है V प्लस 120 अधिक विभवांतर से त्वरित करें। अच्छा V का मान कितना निकाला हमने,
V का मान 180, 180 और 120 कितने हो गए? 180 प्लस 120 बराबर कितना हो गया? 300 हो गया। 300 वोल्ट विभवांतर हो गया V डैश। धारिता हमेशा कांस्टेंट रहती है, कितनी है? 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। अब हमसे पूछ रहा है कि कितना आवेश आएगा, तो यार आवेश निकालना बहुत आसान है। Q बराबर C, V है तो V डैश है तो V डैश। Q बराबर C का मान 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V का मान 300, गुणा कर लो। Q बराबर कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 600 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, जिसको हम लिख सकते हैं 600 माइक्रो कूलाम। प्लस माइनस भी लगा सकते हो क्योंकि एक प्लेट पे पॉजिटिव दूसरी पे नेगेटिव आता है। ये तीनों सवाल इसके कंप्लीट है। ये एक अच्छा सवाल था। ऐसे ही बेसिक सवाल इसमें पूछे जाएंगे। समांतर प्लेट संधारित्र में कोई ज्यादा टिपिकल सवाल आते नहीं है, ऐसे ही सवाल इसके पूछे जाएंगे। बट यही टॉपिक जब आगे बढ़ेगा ना अभी, तो बहुत बड़ा रूप लेने वाला है ये। लेकिन वो अभी तो इसके बाद में एक वीडियो अलग आएगी और फिर उसके बाद में जो वीडियो आएगी उसमें हम समांतर प्लेट संधारित्र को फिर से एक बार इसके बीच में घुसा देंगे। अभी ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। एक टॉपिक और इस वीडियो में पढ़ेंगे जिसका नाम है गोलीय संधारित्र। टॉपिक का नाम क्या है? गोलीय संधारित्र। छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। देखो स्फेरिकल कैपेसिटर समझो। गोलीय संधारित्र क्या होता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है ना, वो होता है, समांतर प्लेटें ऐसी होती हैं उसमें, अगर इन समांतर प्लेटों को हम गोलाकार रूप दे दें, गोला बना दें, तो बन जाएगा गोलीय संधारित्र। कैसे बनेगा, क्यों, क्या, जो भी चीजें इसमें काम में आएंगी वो मैं समझाता हूं डिटेल में। देखो सबसे पहले तो गोलीय संधारित्र बनाने के लिए, गोलीय संधारित्र में इसमें दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। इसमें दो संकेंद्रीय गोले होते हैं। आंतरिक गोला, आंतरिक चालक गोले, यहां पे चालक शब्द जोड़ देना, संकेंद्रीय चालक, क्योंकि कंडक्टर होंगे तभी तो चार्ज लेंगे वो। आंतरिक गोला ठोस या खोखला, कोई सा ले सकते हैं। आंतरिक गोला ठोस या खोखला, तथा बाह्य गोला या बड़ा गोला कह लो, बाह्य गोला खोखला होता है। बाह्य गोला कभी ठोस नहीं होगा, खोखला होता है। आवेश किसको देंगे हम? आंतरिक गोले को। आंतरिक गोले को आवेश दिया जाता है। आंतरिक गोले को आवेश दिया जाता है। बाह्य गोला भूसंपर्कित होता है। अर्थिंग कर दी जाती है, भूसंपर्कित होता है। बाहर वाला गोलीय कोष, ध्यान रखना, बाह्य गोला कहने के बजाय इसको गोलीय कोष या स्फेरिकल सेल कहें तो ज्यादा अच्छा है। तो आंतरिक गोले को आवेश दिया जाता है। बाह्य गोलीय कोष, यहां पर लिखना है इसको गोलीय कोष। बाह्य गोलीय कोष भूसंपर्कित होता है। देखो कैसे बनेगा स्फेरिकल, समझ लो। एक मैं गोला लेता हूं, एक गोला यहां पे ले लिया, इसकी त्रिज्या वगैरह भी मान लेंगे। अब इसको तुम ठोस लेते हो तो पूरे में अंदर आवेश फैला देना, और यदि सिर्फ खोखला लेते हो तो इस पर आवेश सिर्फ और सिर्फ सतह पे आएगा। तो तुम चाहो तो ठोस ले लो या खोखला ले लिया। अगर ठोस लेते तो कैसे बनता अंदर वाला गोला? ठोस लेते तो आवेश इसमें पूरे में एक समान रूप से फैल जाता। दोनों ले सकते हैं, उससे धारिता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ले लिया। अब हम इसके बाहर की साइड में और एक गोलीय कोष लेते हैं। दोनों का केंद्र एक ही है, दोनों का सेंटर सेम है, मतलब संकेंद्रीय है दोनों। और इसको हम कर देते हैं भूसंपर्कित। क्या कर देते हैं? इसकी अर्थिंग कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। सबसे पहले ये देखो कि ये कैपेसिटर वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो समझते हैं। इस पे माना कि अंदर वाले पे प्लस क्यू चार्ज है,
अंदर वाले पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू, ऐसा मैंने मान लिया। तो इंडक्शन की वजह से बाहर वाले पे यहां कितना चार्ज आ जाएगा, इसके अंदर वाली शेप पे, इसके अंदर वाली शेप पे चार्ज आ जाएगा कितना, माइनस क्यू। कितना आवेश आ जाएगा, माइनस क्यू। क्यों, क्योंकि यहां पे कितना आवेश है, प्लस क्यू। अच्छा, यही यहां पे माइनस आएगा या बाहर भी आएगा, तो इसका जवाब है बाहर आएगा। तो सही। कैसे, एक्चुअल में क्या होता है, एक गोला लिया, अभी हमने इसको आवेश दिया नहीं है, अंदर वाले को आवेश देने के लिए यहां से एक वायर निकाल दो, कोई भी साइड निकाल दो, ऐसे निकाल देता हूं, जहां यहां पे ऐसे लगा देता हूं, ये रबर का कॉर्क है, मतलब ये इससे टच नहीं है, अंदर वाले से स्पर्श कर रहा है, बाहर वाले से स्पर्श नहीं कर रहा। और यहां से इसमें से ऐसे एक वायर ऐसे कर दो, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हम इसको दे रहे हैं बाहर से, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ जाएगा ऐसे। एक गोला ऐसे है, एक इसके बाहर है, अभी अंदर वाले पे भी चार्ज जीरो और बाहर वाले पे भी जीरो, तो अंदर वाले पे चार्ज जीरो है, लेकिन हमने पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ के इसको पॉजिटिव चार्ज देना शुरू किया। ठोस खोखला कोई सा हो, इसको आवेश देते गए तो इस पर आवेश आ गया। अब प्रेरण की वजह से जितना आवेश यहां है उतना ही यहां पर प्रेरित हो जाएगा। बोलो सही है, प्रेरित हो गया। और बाहर की साइड में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू और यहां पे प्लस क्यू। लेकिन जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे तो बाहर वाला जो चार्ज है ना, ये वाला चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये अर्थिंग में चला जाएगा, जमीन में चला जाएगा, लेकिन अंदर वाला नेगेटिव चार्ज नहीं जाएगा। प्रेरण में ऐसा हमने पढ़ा है। अरे थोड़ी सी इसकी मोटाई ले लेना, बाहर वाले क्या दिक्कत है, ऐसे थोड़ी सी मोटाई ले लो, इसकी थोड़ी बहुत मोटाई तो होगी ना उसकी। तो अंदर तो माइनस चार्ज, ऐसे यहाँ पे प्लस चार्ज, तो ये जो प्लस है ना, ये अर्थिंग में चला जाएगा, जबकि ये माइनस नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और देखो कि हम आवेश देंगे अंदर वाले को, जैसे जैसे अंदर वाले पे आवेश बढ़ेगा, प्रेरण की वजह से यहां पे ऑटोमेटिक चार्ज बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो हम आवेश केवल बाहर वाले को देंगे, अंदर वाले को नहीं देंगे। एक चीज और, क्या ये संधारित्र की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इसका जवाब है हाँ। कैसे, संधारित्र की कंडीशन ये है कि विद्युत ऊर्जा नष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो वितरित नहीं होनी चाहिए, इकट्ठी रहनी चाहिए। तो देखो यहां पे आवेश है और ऐसे बाहर यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां बनेंगी, विद्युत बल रेखाएं अगर हम यहां चार्ज दें इसके सतह पर ऐसे, तो विद्युत बल रेखाएं कहां से कहां बनेंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, सिर्फ यहां बनेंगी। क्या ये बल रेखाएं बाहर जाएंगी, तो इसका जवाब है नहीं जाएंगी। ये बल रेखाएं बाहर नहीं जाएंगी, इसके अंदर ही रह जाएंगी। तो बताओ बंधित है या वितरित है इसकी शक्ति, बंधित है, तो विद्युत ऊर्जा का बिल्कुल कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ये किसकी तरह काम करेगा, संधारित्र की तरह। इसमें ऊर्जा एक जगह बंधित हो गई है। अब ये हो गया संधारित्र, गोलीय संधारित्र। माना आंतरिक जो गोला है, आंतरिक गोले की त्रिज्या मैं मान लेता हूं r1, स्मॉल r1, तथा बाह्य गोले, बाह्य मतलब बाहर वाले की त्रिज्या में मान लेता हूं r2, अंदर वाले की r1, बाह्य वाले की r2, और यहां पे इनके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या मान लिया जाएगा, निर्वात। निर्वात मान लेंगे, माध्यम वाला भी कर लेंगे, बट निर्वात वाला समझ लो पहले। इसकी त्रिज्या तो कितनी है बोलो, r1, और बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, r2। यहां पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है, संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, एक को हम चार्ज देते हैं, एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है अपने आप। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना कि P1 P2 दो प्लेटें, हम आवेश को इकट्ठा किस पे करते हैं, दोनों पे या सिर्फ P1 पे, तो इसका जवाब है सिर्फ P1 को आवेश देते हैं। तो P2 पे आवेश हम नहीं देते क्या, तो इसका जवाब है नहीं देते। तो फिर आवेश कहां से आता है, प्रेरण की वजह से। अच्छा, प्रेरण की वजह से तो दूसरी साइड धनावेश भी आता है, लेकिन धनावेश अर्थिंग की वजह से कहां चला जाएगा, जमीन के अंदर, ठीक। तो हम आवेश दे रहे हैं सिर्फ इस वाली प्लेट को। अगर गोले में बात करें तो अंदर वाले गोले को आवेश दे रहे हैं, हम बाहर वाले गोले को कतई आवेश नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि धारिता होती है सिर्फ किसकी, जिसको आवेश दिया जाता है। तो आवेश किसको दे रहे हैं, अंदर वाले गोले को, तो हम धारिता किसकी निकालेंगे, अंदर वाले गोले की। फिर बाहर वाले गोले का क्या काम है, बाहर वाला गोला अंदर, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव विभव होगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव, और इनको जोड़ेंगे
तो बाहर वाली विभव, बाहर वाली जो सतह है इस पर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव विभव अंदर वाले पे जाएगा। तो अंदर वाले का विभव ऑलरेडी पॉजिटिव था, उसमें से कुछ विभव आके घट जाएगा, तो क्या होगा बताओ? तो विभव में कमी आएगी, और विभव में कमी आएगी तो धारिता बढ़ेगी। चार्ज को चेंज किए बिना आवेश तो उतना ही रहेगा, लेकिन विभव घट जाएगा, और विभव घटेगा तो धारिता बढ़ेगी। यही तो संधारित्र का सिद्धांत है। ठीक है, चलो तो हम धारिता किसकी निकालेंगे? अंदर वाले गोले के लिए, यानी कि विभव किसका निकालेंगे? अंदर वाले गोले पर, बाहर वाले पर नहीं निकालना। बाहर वाले का काम तो विभव को कम करना होता है। चलो देखो, खैर आंतरिक गोले, देखो तरीका ये होता है EBC, पहले E निकालते हैं, E से निकलता है B और B से निकलता है C। लेकिन किसी स्टेप में ऐसा हो जाए कि तुमको सीधा B पता हो, तो क्या E निकालने की जरूरत पड़ेगी? कोई जरूरत नहीं है। अगर तुमको सीधा B पता है तो सीधे C पे चले जाओ। तो यहां ऐसा ही होगा, क्योंकि अंदर वाले गोले पे कुल विभव हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो E निकालने की हमको कतई कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा B निकालो और B से क्या निकल जाएगा? C। कभी कभी ऐसा भी होगा, ध्यान रखना, कि बिना विद्युत क्षेत्र के ही धारिता निकल जाएगी, इसमें ऐसा होगा। चलो विभव निकालते हैं। तो आंतरिक गोले पर विभव, देखो आंतरिक गोले पर, या आंतरिक गोले पर, या आंतरिक गोले की सतह पर, क्योंकि आवेश तो सतह को दिया जा रहा है, सतह पर निकालेंगे। आंतरिक गोले पर विभव, आंतरिक गोले पर जो विभव होगा ना, वो किस किस की वजह से होगा? एक तो होगा, अगर मैं इसका अंदर वाले का नाम दे दूं A और बाहर वाले का नाम दे दूं B, तो एक तो होगा खुद A की वजह से, और एक होगा B की वजह से। सही है? B बराबर आंतरिक गोले पर कुल विभव निकाल रहे हैं, तो VA, A की वजह से, खुद इसकी वजह से कितना विभव? KQ अपॉन में R1। सही है? अब इसकी वजह से कितना विभव? पहली बात तो नेगेटिव विभव होगा B की वजह से। कितना? आवेश तो Q ही है, माइनस Q है ना आवेश, तो KQ माइनस मैंने ले लिया, अपॉन में बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है? R2। क्योंकि वैसे तो हम विभव अंदर इस जगह पे निकाल रहे हैं, इसकी सतह पर, तो इसकी सतह पे A की वजह से तो इतना, B की वजह से R1 या R2। सोचो भाई, खोखला गोला है, बाहर वाला खोखला होता है हमेशा, खोखले गोले के अंदर विभव और सतह विभव समान होता है, समान होगा तो KQ अपॉन में R2, इतना ही तो इसकी सतह पे होगा और इतना ही यहां पर होगा। तो इतना विभव निकला। यहां से मैं कुछ कॉमन ले लेता हूं। कॉमन क्या क्या कॉमन आ जाएगा? KQ। B बराबर KQ अगर मैं कॉमन लेता हूं तो क्या बचा? 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन R2। इसका एलसीएम लेके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, B बराबर KQ, इसका एलसीएम कितना आएगा? R1 इंटू R2। क्या जाएगा? R2 माइनस R1। एक चीज याद रखें, यहां पर R2 इज ग्रेटर देन है किससे? R1 से, गलती से भी, और गलती से ही होगा ऐसा। R1 में से R2 मत घटा देना, ऐसा होने पे अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ होगा? कि विभव नेगेटिव आएगा तो धारिता भी नेगेटिव आएगी, और धारिता नेगेटिव कभी होती ही नहीं है। ठीक है, तो हमेशा R2 में से R1 घटेगा। ठीक, अब यहां से क्या निकल के आया? KQ और R2 माइनस R1 अपॉन में R1 इंटू R2, ये विभव निकल गया। सीधा धारिता पे चलते हैं। अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, अतः गोलीय संधारित्र की धारिता, धारिता देखो कैसे निकलेगी। C बराबर होता है Q अपॉन में B। C बराबर Q अपॉन B। Q अपॉन में B का मान कितना? KQ अपॉन में R1 इंटू R2 इंटू R2 माइनस R1। देखो Q से Q कट गया, K नीचे बचेगा और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर कितना? R1 इंटू R2 अपॉन में K R2 माइनस R1। ठीक है, अब K का मान भी हम जानते हैं कुछ, चूंकि K बराबर क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात है बीच में। अगर मैं यहां पे K की जगह लिखूंगा तो ये 1 अपॉन नीचे आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर कितना? बोलो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R1 इंटू R2 अपॉन में R2 माइनस R1। अब एक चीज और सुन लो, यहां पे कई स्टूडेंट्स
और कई टीचर्स और कई बुक्स वाले R1 R2 से ना करके A B से करते हैं, वो भी सेम है यार। अगर R1 को मैं A मान लूं और R2 को मैं B मान लूं तो क्या दिक्कत है? फॉर्मूला तो वही रहेगा। कितना आएगा फिर? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन में A माइनस बी या B माइनस ए, B माइनस ए। फिर ऐसा आ जाता है। तो R1 R2 मानो या AB मानो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अच्छा साहब, ये धारिता कब आई है? यह निर्वात में धारिता है। निर्वात में का मतलब समझ लेना ढंग से, धारिता है। निर्वात में का मतलब ऐसा नहीं है कि इस संधारित्र को निर्वात में उठा के पटक दिया, धारिता नहीं। जब इनके दोनों के बीच में इस गैप में निर्वात भरा हुआ है तो इतनी धारिता है। यदि माध्यम हो, यदि माध्यम हो तो, अगर निर्वात नहीं है और माध्यम है तो माध्यम की धारिता कैसे निकलेगी? C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन आएगा, केवल केवल क्या आएगा? एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन बराबर क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए बी अपॉन में B माइनस ए। ठीक है, इस तरीके से हम धारिता निकाल सकते हैं। ये मीडियम में है और ये निर्वात में है। सेम एक चीज यहां पर भी प्रूफ हो जाएगी जो गोलीय चालक में हुई थी। क्या? अगर मैं इसमें इसका भाग लगा दूं, अगर मैं CM में भाग लगा दूं C का, तो बराबर में एप्सिलॉन आर आएगा, बाकी सब कुछ कट जाएगा। ध्यान देना, ये चीज गोलीय चालक में भी सिद्ध की थी। तो अगर हमसे ये पूछ ले, डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है, जैसा गोलीय चालक में एक सवाल करवाया था मैंने, कि अगर गोलीय संधारित्र के बीच में निर्वात में इसकी धारिता, जैसे मान के चलो इसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है, और इसके बीच में यदि मैं कांच या कोई भी पानी भर दूं, तो पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। तो पानी में इसकी पानी भरने पर इसकी धारिता कितनी होगी? तो CM बराबर एप्सिलॉन आर इंटू सी। देखो सीधा जवाब ऐसे सवाल का, CM माध्यम में पूछ रहा है, CM की जगह CW आ जाएगा, पानी के लिए मीडियम वाटर हो गया। एप्सिलॉन आर कितना होता है? 80 इंटू सी, धारिता 2 पहले दे रखी थी, 2 माइक्रोफैराड, तो CW पानी में कितनी हो जाएगी? 160 माइक्रोफैराड। ये मैंने एक छोटे से क्वेश्चन का टाइप बताया है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस सवाल को एक बार अच्छे से नोट कर लें, फिर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं और बस खत्म करते हैं आज की वीडियो यहीं। देखो गोलीय संधारित्र का एक अच्छा न्यूमेरिकल करा रहा हूं। इसके बेसिक न्यूमेरिकल जैसे कि R1 R2 का मान दे दे और धारिता पूछ ले तो रख देना, निकाल लेना, या फिर बीच में कोई माध्यम भर दे, जैसा कि लास्ट मैंने क्वेश्चन करके बताया था। ऐसे क्वेश्चन भी कर लेना कि बीच में जैसे 10 परावैद्युतांक का कांच भर दे, 10 गुनी बढ़ जाएगी। 15 परावैद्युतांक का कोई माध्यम भर दे तो 15 गुनी बढ़ जाएगी। जो भी है ऐसे कर लेना। बाकी देखो एक अच्छा सवाल सुन लो, सवाल को एक बार पढ़ो और फिर दिमाग से निकाल दो, फिर डायग्राम समझो और फिर सवाल को पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा। एक विलगित चालक, विलगित चालक मतलब जिसका दूसरे किसी चालक से कोई कनेक्शन नहीं है। एक विलगित चालक को दूसरे संकेंद्रीय गोलीय कोष जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। सिद्ध करो इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। अब फिर समझो, डायग्राम समझो। वो कह रहा है कि एक गोलीय चालक है भैया, इस गोलीय चालक की धारिता जैसे मान के चलते हैं, इस गोलीय चालक की धारिता है C। इस गोलीय चालक की धारिता कितनी है? C। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर एक गोलीय चालक और लगा दो, लगा दिया, एक गोलीय चालक और लगा दो। अभी इसकी धारिता कितनी थी? C, सिंगल वाले की, केवल एक की, जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से भूसंपर्कित है, पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, ऐसे भूसंपर्कित कर दिया। अब ये कह रहा है कि इनकी जो त्रिज्याएं है ना, अंदर वाले की, भाई सीधी सी बात है, एक की त्रिज्या n, दूसरे की n-1, तो n-1 कम है, n ज्यादा है, तो अंदर वाले की कितनी? n-1 और बाहर वाले की कितनी? n। इतनी इनकी त्रिज्याएं ले ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहले इसकी धारिता थी केवल जब अंदर वाला गोला था तो इसकी धारिता थी C। बाद में जब दोनों को लगा दिया तो क्या बन गया? गोलीय संधारित्र। तो गोलीय संधारित्र बनने पर इसकी धारिता n गुना बढ़ जाएगी। मतलब अब की बार C' बराबर आएगा NC।
ये हमको सिद्ध करना है कि धारिता कितने गुनी बढ़ जाएगी, n गुना। कितने गुना? n गुना। चलो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब सवाल को पढ़ लेना, तुमको समझ में आ जाएगा। देखो स्टार्टिंग में हमको केवल एक आंतरिक गोला लेना है जिसकी त्रिज्या कितनी थी, n-1। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले केस वन, विलगित गोलीय चालक की धारिता, केवल सिंगल गोलीय चालक की धारिता हम निकाल लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं C, ऐसा कि हमने माना, ऐसा हमने मान लिया कि इसकी धारिता कितनी है, C। तो यहां पे एकमात्र गोलीय चालक है जिसकी धारिता C हमने मान ली। इसकी त्रिज्या कितनी होगी, अंदर वाला ही होगा ये, तो n-1 इसकी त्रिज्या है। तो हमने गोलीय चालक की धारिता, इस पर हमने आवेश दिया, सतह पे दे दो या पूरे में दे सकते हैं क्यों, अंदर वाला गोला है। इसकी धारिता C बराबर फॉर्मूला होता है 4πε0 इंटू R। यहां पर R बराबर कितना है, n-1। R का मान लिखो तो C बराबर कितना, 4πε0 इंटू n-1। ये C का मान आ गया। मतलब अभी इस गोले की धारिता इतनी है। अब देखो केस सेकंड ये है कि जब ये गोलीय संधारित्र बन चुका है तो गोलीय संधारित्र की धारिता निकालते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र भैया कैसे बना, गोलीय संधारित्र ऐसे बना, एक अंदर वाला गोला था, एक उसके ऊपर बाहर वाला गोला लगा दिया, जैसा कि सवाल में कहा गया है। ये हमने गोला लगा दिया, ठीक, भूसंपर्कित कर दिया। इस पे चार्ज है तो इस पे नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ आएगा, बाहर वाला चार्ज अर्थिंग हो जाएगी, ठीक। इसकी धारिता, अंदर वाले की त्रिज्या कितनी है, n-1, यही तो है अंदर वाला। बाहर वाले की त्रिज्या कितनी है, n। और इसकी धारिता को मैं C डैश मान लूं तो C' मान लेता हूं। इसकी धारिता C और उसकी C'। तो गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, C' बराबर अभी तो पढ़ा 4πε0 इंटू AB अपॉन में B माइनस A, ठीक। इसमें से B होती है बड़ी वाली त्रिज्या और A होती है छोटी वाली त्रिज्या, दोनों का मान लिख दो। तो C' बराबर 4πε0। यहां देखो A का मान कितना, A का मान छोटी वाली त्रिज्या n-1 इंटू B का मान n अपॉन में B तो है n-1, सॉरी n, और इसमें से घटाना है n-1, ठीक। तो C' बराबर कितना आ गया, इधर लिख दूं, C' बराबर कितना आ गया 4πε0, इसको एज इट इज रहने दो, इंटू n अपॉन में कितना, यहां देखो क्या आएगा n-n+1, तो n-n से n कट जाएगा, ये n से n कट जाएगा, 1 बचेगा, नीचे क्या बचे, केवल 1। तो बराबर में कितना आ गया 4πε0 इंटू n-n-1। अभी जो इसकी धारिता है ना इतनी आई है, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 1 डाल देना स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यह सिद्ध करना है कि इसकी धारिता n गुनी बढ़ जाएगी, तो C' अपॉन C निकाल लो ना। C' का मान कितना 4πε0 इंटू n अपॉन में C का मान 4πε0 इंटू n-1, जो कट रहा है काट दो। तो क्या बचा हमारे पास, बचा C' अपॉन में C बराबर, ऊपर नीचे से सब कट गया, ε0 से ε0, पाई से पाई, 4 से 4, n-1 से n-1, n अपॉन में 1। तो C' बराबर क्या आ गया NC। अतः स्पष्ट है सिंगल की जो धारिता होती है उससे इसको संधारित्र बनाने पर इसकी धारिता कितने गुना बढ़ जाती है, n गुना बढ़ जाती है। तो ये सवाल एक बार नोट कर लें। आज की वीडियो लेक्चर में यहीं तक, अब मिलते हैं कल अगले वीडियो लेक्चर, और लेक्चर नंबर 4 में हम मिलेंगे अब, जिसमें हम संधारित्रों का संयोजन पढ़ेंगे। और संधारित्रों का संयोजन के लिए 2 वीडियो बनाऊंगा, एक बेसिक और एक एडवांस, बहुत अच्छे उसमें हम सवाल पढ़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करना
ना भूलें।